हेलो एंड वेलकम टू नॉन साइंस बच्चों। आज पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन एंड आंसर देखने से पहले आप इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए करा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। तो इनर्शिया डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? मैंने क्या बताया था अभी? इनर्शिया रिलेटेड है यहाँ पर मास से। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। और इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब टेंडेंसी टू रेजिस्ट इन द रेस्ट और मोशन। यदि कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। जो टेंडेंसी इसका अपोज करती है, मतलब रेस्ट को चेंज करने का या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने का अपोज करती है, उसी टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि देखो, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। अब इनमें से पूछ रहे हैं ए रबर बॉल और स्टोन ऑफ द सेम साइज का दी स्टोन है और रबर बॉल है, तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा? सीधी सीधी बात है, जिसका मास ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, यानी कि स्टोन का एनर्जी ज़्यादा होगा। ए बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन, बाईसाइकिल और ट्रेन में किसका एनर्जी? सीधी बात है, इसका मास ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा ट्रेन का। 5 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ कॉइन जो होता है उसका क्या होता है? मास ज़्यादा होता है, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और इसका आंसर ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है इस एग्जाम्पल में कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है बॉल की। तो सबसे पहले बोलते हैं ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। तो पहले क्या किया, एक फुटबॉल प्लेयर ने एक बार किक मारी और दूसरे प्लेयर के पास भेजी। तो जाहिर सी बात है, एक बार किक मारी तो इसकी स्पीड चेंज होगी, पहले 0 स्पीड पे होगी, उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक बार तो यहाँ पर स्पीड चेंज हो गई। फिर क्या हुआ, प्लेयर ऑफ हिस टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। और जैसे मानो कि इधर गोल है, इधर नेट लगा हुआ है और इसने इसने किक मारी अब, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कैसे हो सकता है कि इसने सेम स्पीड से किक मार दी हो, जितनी स्पीड से इसके बाद पहुंची उतनी स्पीड से ही इसने किक मार दी, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन चेंज भी नहीं हुई तो देखो यहाँ पर आते आते यदि नेट इस साइड भी होगा तो भी नेट तक पहुँचाने के लिए इसने स्पीड इंक्रीज़ कर दी होगी, तेज़ी से किक मारेगा। तो एक बार स्पीड यहाँ चेंज हो गई, तो दूसरी बार ओके। गोलकीपर, इसने गोल के पास भेज दी। द गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल। अब ये गोलकीपर यहीं पर यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके बाद बॉल आई तो इसने बॉल रोक ली, यानी कि स्पीड कम कर दी, उसकी 0 कर दी ना, रोक ली। तो थर्ड टाइम इसने स्पीड चेंज कर दी एंड किक्स इट टुवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज टीम। अब इसने अपनी टीम के प्लेयर के पास इसने बॉल को भेज दिया, तो फोर्थ टाइम वापस चेंज कर दी। एक बार तो रोकने में वेलोसिटी चेंज कर दी थी, अब वापस इसने वेलोसिटी इंक्रीज़ करी होगी, तभी तो वो गोल अपने टीम के मेंबर के पास भेज पाएगा। तो टोटल कितनी बार चेंज हुई वेलोसिटी? 4 टाइम्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा? 3, एक्सप्लेन वाई सम लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री इफ़ वी विग्रोसली शेक इट्स ब्रांच। यदि अपन पेड़ की एक ब्रांच को तेज़ी से हिलाते हैं तो वो पत्तियाँ उससे नीचे क्यों गिर जाती हैं? बताइए बच्चों, क्यों गिर जाती हैं उससे नीचे? समझ में आएगा क्या ये आपको? ये भी इजी है वैसे, ये आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा क्यों गिर जाती है। देखो, इनर्शिया क्या कहता है? जो चीज़ जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहिए, और पोजिशन का क्या करती है? अपोजिशन, जो स्टेट होगी उसको चेंज लाने का अपोज करती है। तो देखो, जो पत्तियाँ हैं ब्रांच से जुड़ी हुई है, तो आपने ब्रांच को तो हिला दिया, वह पत्तियाँ अपनी स्टेट में रहना चाहेंगी, रेस्ट में। तो रेस्ट में रहने की वजह से जैसी अब ये पत्तियाँ तो यहाँ लगी हुई थी, वो ब्रांच उधर चली गई, तो पत्तियाँ क्या हो गई? डिटैच हो गई। तो ये किस वजह से डिटैच हुई? इनर्शिया के कारण। और यदि पूछ लें एकदम आइडेंटिफाई करो कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, दो होते हैं ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था यहाँ पे, ये रेस्ट में थी पत्ती और रेस्ट में रहना चाह रही थी, जबकि ब्रांच इधर उधर चली गई तो पत्ती उससे अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव। अच्छा, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर दे रखा है, इसका आंसर भी दे रखा है, आंसर पढ़ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन एक्साइटेड फ्रॉम रेस्ट। बताओ ऐसा क्यों होता है? आप बस में बैठे हुए, मूविंग बस में, बस मूव कर रही है, यानी कि आप इसके साथ साथ मूव कर रहे हो, आप बस के साथ साथ मूव कर रहे हो। ठीक है, अब बस रुक गई, बस ने अचानक ब्रेक लगाया, बस रुक गई। बस तो रुक गई बट आप तो मूवमेंट में ही हो, आप तो मूव कर ही रहे हो अभी तक।
आप तो मूव कर ही रहे हो, आपको तो मूवमेंट मिल गया और बस रुक गई तो आप आगे की साइड गिरोगे ना। यदि बस चल रही है अचानक ब्रेक लगा देती हो आगे की साइड गिरो। अब इसका अपोजिट केस देखो, यदि आप बैठे हो और बस अचानक चलना स्टार्ट कर देती तो आप तो अपनी रेस्ट पोजीशन में बैठे हुए हो ना रेस्ट पोजीशन पे, और बस ने चलना स्टार्ट कर दिया तो बस आगे निकल गई, आप पीछे रह जाओगे, यानी कि आप पीछे की साइड गिरोगे। इसके आंसर दोनों के दे रखे हैं, आप आंसर पढ़ लेना, ऐसे लिख के आना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में, इन शॉर्ट कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एक्शन इज आज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए फोर्स कैन पुल ए कार्ट। एक जो हॉर्स होता है कैसे कार्ट को पुल करता है, तो देखो ये क्या करता है। जो हॉर्स है, ये प्यारा प्यारा हॉर्स है, इसके सिर में पैर पैर बना रहा हूँ, ये 4 पैर हैं और ये ऊपर का ऐसा बना लेना। जो भी हॉर्स कैसा बनाओगे मुझे नहीं पता, ये तो मैंने कुछ अलग ही बना दिया, पर 4 पैर हैं इसके। अब ये क्या करता है, ये जो अपनी रोड है उस पर पीछे की साइड फोर्स लगाता है, रोड पे पीछे की साइड फोर्स लगाता है, तो रोड को पीछे की साइड ये धक्का मारेगा तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इस पर रिएक्शन मिलेगा। यानी इसने रोड पे फोर्स लगाया, रोड इसके पैर पे फोर्स लगाएगी। मैंने बताया ना एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं बट 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं। इसने तो रोड पे फोर्स लगाया तो रोड इसके पैर पे फोर्स लगेगी, ऐसे चारों पैरों पे फोर्स लगेगा तो आगे की साइड इस पर एक फोर्स आएगा रिएक्शन के तौर पे रोड से, जिसकी वजह से ये आगे मूव करेगा। और ये आगे मूव करेगा तो इसके साथ में क्या जुड़ी हुई है, कार्ड, और कार्ड भी इसके साथ साथ मूव करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज हुज इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट द हाई वेलोसिटी। ये होज है, ये हाई वेलोसिटी से इससे वाटर रिलीज हो रहा है, हाई वेलोसिटी से वाटर रिलीज हो रहा है, हाई वेलोसिटी से वाटर रिलीज हो रहा है। तो वाटर रिलीज होने की वजह से क्या होगा, ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये किसी फोर्स के साथ यहाँ से रिलीज होगा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा किस पे, होज पे। तो इस होज पे यदि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वजह से ये जो भी फायरमैन होगा उसके हाथ में इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स महसूस होगा वहाँ पे, इसलिए हाथ से छूट जाएगा। ओके, रिएक्शन फोर्स की तरफ पे ये छूट जाएगा, दिस इज होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बैकवर्ड फोर्स लगेगा और उसका इसकी वजह से ये छूट जाएगा उसके हाथ से। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए राइफल ऑफ 4 kg ब्लॉट ऑफ मास 5 kg इज फायर। एक 4 kg मास की राइफल है, उससे एक ब्लड फायर करी जाती है 50 ग्राम की, विद एन इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी इतनी है। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल। राइफल की रिकॉल वेलोसिटी निकालनी है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो देखो u1 क्या है, u1 यानी कि m1 और u1 मान लेते हैं। m1 u1 क्या है, मास एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट मान लो, मास एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और ये m2u2 मास एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन जिससे ये फायर करी जा रही है। और ये फाइनल वेलोसिटी है v1 v2, v1 है बुलेट की फाइनल वेलोसिटी और v2 है गन की फाइनल वेलोसिटी। तो देखो u1 u2 तो जीरो है, दोनों जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि इनिशियली ना तो बुलेट मूव कर रही थी ना ही अपनी गन मूव कर रही थी। अब इसने बोला कि जो बुलेट है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी कितनी 35 मीटर पर सेकेंड और इसका वेट है 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम है वेट और 35 है इसकी वेलोसिटी, प्लस m2 मतलब वेट कितना है इसका राइफल का 4 kg। 4 kg का मतलब होता है 4000 ग्राम। ओके, ग्राम में रखना पड़ेगा क्योंकि ये ग्राम में तो वो भी ग्राम में होना चाहिए। इनटू इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी यदि निकालोगे तो इसको इस डायरेक्शन में ले जाओगे, 50 × 35 प्लस 4000 × v2 इक्वल टू ये जीरो तो दोनों ऐड हो गए जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से 4000 v2 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा, इसको इसके नीचे ले जाओ 50 × 35 अपॉन 4000, ये गया ये गया। यहाँ से v2 की वैल्यू आएगी माइनस 175/400। यहाँ से v2 की वैल्यू आएगी 43.5/100। यहाँ से वैल्यू निकालो -4375 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये वेलोसिटी आ गई, और ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बुलेट आगे की साइड जा रही है तो जो राइफल है वो पीछे की साइड जा रही होगी, इसीलिए माइनस साइन आया। माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है v1 के अपोजिट है। तो v1 यदि आगे की साइड है राइफल की वेलोसिटी तो उसकी
राइफल की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन होगी, सॉरी ये वाली वेलोसिटी है जो बुलेट की, तो बुलेट यदि आगे की साइड जा रही है तो ये पीछे साइड जाएगी। और ये जाहिर ही था, ये पता ही था कि ये जो राइफल है वो बहुत कम स्पीड से पीछे जाएगी, तभी तो जो बुलेट चलाने वाला होता है वो उतनी स्पीड से पीछे नहीं जाता ना। इससे प्रूव हो गया ना अब ये, क्योंकि उसकी स्पीड क्यों कम रहती है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है ना राइफल का मास ज़्यादा। तो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया भी था जब ये लॉ पढ़ाया था कि फोर्स सेम हो सकते हैं बट एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग होता है। माइनस साइन का मतलब समझ में आया, अपोजिट डायरेक्शन। इसकी वैल्यू कम क्यों है ये भी समझ में आया, क्योंकि राइफल का मास ज़्यादा था तो वो कम स्पीड से पीछे जाएगी। टू ऑब्जेक्ट जिनका मास इतना इतना है मूविंग अलॉन्ग ए सेम लाइन डायरेक्शन पे थी, वेलोसिटी अच्छा तो m1 मान लेते हैं 100 ग्राम है और जिसकी वेलोसिटी कितनी है 2। ओके, दूसरा है मास 200 ग्राम है जिसकी वेलोसिटी है 1। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट ए वेलोसिटी ऑफ इतना, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड। तो वे कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, ऐसे जा रहे थे सेम लाइन, ये 2 की स्पीड से, ये 1 की स्पीड से। अब ये टकराए, आपस में टकराए, मुझसे टकरा गए बाद मुद्दत के वो, और पहले के जैसा सच आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड है, फर्स्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, इतनी वेलोसिटी कितनी 1.67, फर्स्ट ने स्टार्ट किया 1.67 से मूव करना, ये फर्स्ट है, इसने 1.67 से मूव करना स्टार्ट किया। तो ये पूछ रहा है सेकंड की वेलोसिटी क्या होगी, तो सिंपल फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 की वेलोसिटी सॉरी मास 100, u1 कितना है 2, ओके, m2 कितना है 200 और u2 कितना है 1, ओके, m1 कितना है 100, v1 कितना है, एक फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी है 1.67, सेकंड कितना है 200, इसकी वेलोसिटी कितनी है निकालनी है, तो इससे निकालोगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 200 400 माइनस 167 इक्वल टू 200v2। इसको यदि सॉल्व करोगे टू 33, तो 200v2 इक्वल टू आएगा 233, यहाँ से v2 की वैल्यू आएगी 233 बाई से v2 आएगा 1.165, और ये आएगी किस में, आएगी कैसे 1.165 आएगी। तो दोनों यहाँ से एक चीज़ और प्रूव होती है कि दोनों जो मूव करेंगे ना वो कॉलिजन के बाद भी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो पहले भी अपन ने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही थी, तो अपन ने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव मानेंगे अपन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो लास्ट वाला भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉलिजन के बाद भी ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, बस इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट वाली की वेलोसिटी तो 2 से कम होकर हो जाएगी 1.27 और इसकी वेलोसिटी 1 से बढ़ के हो जाएगी 1.165। अब देखो इससे एक क्लियर कट मैसेज आपको पता चल रहा है, वो मैसेज ये है कि फर्स्ट वाले की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई और सेकंड वाले की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहा, एक की वेलोसिटी कम हुई, एक की इंक्रीज हो गई और मोमेंटम फाइनली कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इन नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर नेट अनबैलेंस फोर्स कितना है 0। इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। इफ यस स्टेट द कंडीशन that must be placed on the magnitude direction of velocity if no provide reason। यदि ऐसा पॉसिबल है तो उसका भी रीजन बताओ, यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसका भी रीजन बताओ। तो ये तो सिंपल सी बात है, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 है बच्चों, तब तक क्या होगा, यदि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब तक, ठीक है जी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब तक वो ऐसे मूव करता रहेगा। और यदि मोशन को चेंज कराना है तो इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, ये समझ में आया। यदि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है तब तक वो चेंज नहीं करेगा, और यदि कोई अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। इसीलिए इसका आंसर यस में है,
और क्यों है, क्योंकि पता चल गया कि ये डायरेक्टली बस आपको लॉ को स्टेट करना है यहाँ पे और आंसर आ जाएगा। व्हेन कारपेट इज बीटन विद स्टिक डस्ट कम्स आउट फ्रॉम इट, एक्सप्लेन। यदि ये कारपेट है उसको आप डंडी से पीटते हो तो वो डस्ट पार्टिकल है उससे बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, बताओ बताओ। ये भी इनर्शिया की वजह से होता है, ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया की वजह से क्या होता है, इनर्शिया की वजह से जो पार्टिकल है वो अपनी जगह पे रहना चाहते हैं, बट अपने स्टिक से पीटने की वजह से जो भी अपना कारपेट है वो आगे पीछे मूव करेगा, आगे पीछे मूव करेगा, जबकि डस्ट पार्टिकल उसी जगह पे रहना चाहिए, इनर्शिया की वजह से इसी जगह पे रहना चाहिए। तो पार्टिकल तो उसी जगह रह गए और ये पीछे चला गया या आगे आ गया, तो डस्ट पार्टिकल इससे अलग हो जाएंगे क्योंकि वो वहीं पर रह गए। और किस वजह से रह गए, इनर्शिया की वजह से, वो अपनी इस पोजीशन में चेंज करना नहीं चाह रहे। वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। यदि बस के ऊपर, ये बस है, इसके ऊपर आपका ये सूटकेस ब्रीफ केस रखा हुआ है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि इसको बांध देना चाहिए, टाई कर देना चाहिए, बताओ क्यों। इसलिए बांध देना चाहिए, यदि बस अचानक से मूव करना स्टार्ट करेगी, आगे की साइड मूव करेगी, तो आगे की साइड मूव करेगी तो ये तो रेस्ट पे रहना चाहेगा और बस निकल जाएगी आगे, ये रह जाएगा पीछे, यानी इसको पीछे की साइड एक फोर्स लगेगा। यदि ये बंधा हुआ होगा तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपनी रस्सी के जो पास जो टेंशन फोर्स होगा वो काम करेगा और ये नहीं गिरेगा। ऐसा ही जब बस चल रही है और अचानक से ब्रेक लगाएगी तो ये आगे की साइड मूव करेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने अभी तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर दिया था वही वाला। तो ये आगे की साइड मूव करना चाहेगा तो यदि बंधा होगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए बांध देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बैट विद then roll on level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slow to stop because the batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to force exerted on the. There is force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. अच्छा, एक बैटमैन ने एक बॉल हिट करी, ठीक है, जो क्या करती है, ग्राउंड पे रोल करती है कुछ टाइम के लिए और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉल रेस्ट पे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब कुछ टाइम चलने के बाद बॉल स्लो हो जाती है और कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है बच्चों, इसके पीछे बताओ बताओ रीज़न। सिंपल बात है, सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है कि जब बॉल रोल करती है फ्लैट सरफेस पे तो जो ग्राउंड होती है इसकी मोशन को अपोज करती है, कैसे, फ्रिक्शन लगा के, और ये फ्रिक्शन की वजह से धीरे 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 स्पीड कम होती जाएगी और उसके बाद ये, इसके बाद ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। कौन सा मोशन है, इसका आंसर है सी। और कौन सा फोर्स है वो, फ्रिक्शन। यदि अपन इस सरफेस के और इसके बीच में लुब्रिकेंट कर दें, लुब्रिकेंट लगा दें, इस सरफेस को भी, इसकी सरफेस को भी स्मूथ बना दें तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चल पाएगी, पर अल्टीमेटली तो इसको रुकना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोज डाउन हिल विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. It traveled a distance of 400 मीटर in इतने सेकंड. Find its acceleration. Find the force acting on it if mass is 7 tons. 7 टन का मतलब हो गया 7000 kg. कितनी, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग. अच्छा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखो डिस्टेंस आपको दे रखी है, टाइम दे रखा है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा दें. डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है और u की वैल्यू भी दे रखी है. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा है, u 0 हो गया. यहाँ से एक्सेलरेशन आ सकता है क्या, s दे रखा है, u भी दे रखा है और t भी दे रखा है. तो वैल्यू पुट करो, 400 इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए निकालना है. t कितना है, 20 का होल स्क्वायर. यहाँ से वैल्यू निकालोगे, ये तो गया 0 हो गया. 400 इंटू 2 इक्वल टू 400 इंटू ए. 400 गया, ये 400 कैसे लगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 लिख दिया. तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बोलो कोई डाउट है कि नहीं है, ये आ गया. अब इसका निकालना है क्या, फोर्स एफ इक्वल टू होता है एम ए. मास कितना है इसका 7000 इंटू ए कितना है 2, तो ये कितना फोर्स लगा 40,000 न्यूटन. बोलो बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ रे 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 रे. क्वेश्चन, a stone of 1 kg thrown across the frozen surface of the lake and comes to rest after traveling इतना distance. अच्छा,
एक 1 kg का पत्थर है और ये लेक की सरफेस है जो जम गई है सर्दियों के दिनों में, जम गई। जमने की वजह से आपने एक पत्थर फेंका 1 kg का, और कितनी वेलोसिटी से फेंका, वी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी डिस्टेंस चला, 50 मीटर चला। उसके बाद ये रेस्ट पे आ गया। व्हाट इज़ द फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। पहले तो निकालो इसकी। ओके यू दे रखा है तो फाइनल वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हो आप, फाइनल वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हो आप। फाइनल वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हो, बताओ कैसे निकालोगे। इन्होंने बोला फाइनल वेलोसिटी कि आफ्टर ये कितना इतने मीटर चलने के बाद रेस्ट पे आ जाता है कितना 50 मीटर, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने की जरूरत है क्या, यस ज़रूरत है। वो क्या हो गई, जीरो हो गई ना, क्यों जीरो हो गई, इसने बताया कि 50 मीटर चलने के बाद रेस्ट पे आ जाता है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल दे रखी है, एम दे रखा है, एस दे रखा है। अब बताओ एस दे रखा है बच्चों, तो कौन सा फॉर्मूला अपन लगा दें ताकि एक्सेलरेशन आ जाए। टाइम नहीं दे रखा ना, टाइम की कोई बात नहीं, तो एस सिर्फ 2 ही फॉर्मूले में आता है, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वाले वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो सेकंड वाला क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें टाइम की कोई बात नहीं हुई, तो थर्ड ही लगानी पड़ेगी अपनी को इक्वेशन 2s। इसमें यू की वैल्यू, ये तो जीरो हो गया, वी जीरो है तो जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, 2 ए कितना है ये निकालना है, एस कितना है 50 मीटर, तो यहाँ से 2s इक्वल टू हो जाएगा -400, और s 50 है ना, तो ये हो जाएगा a इंटू 100 इक्वल टू -400। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यदि a आ गया तो f इक्वल टू ma, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, मास कितना है 1 kg, a कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आएगी -4, a -4 है ना, f इक्वल टू f -4 न्यूटन। -4 से क्या मतलब समझ रहे हो आप, तो अपन ने इस डायरेक्शन में इसको भेजा है और एक्सेलरेशन की वजह से ये पीछे, मतलब पीछे फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए माइनस वैल्यू आई वो। क्वेश्चन नंबर 16, ए 8000 kg इंजन पुल्स a chain of 5 वैगन ईच। अच्छा ये इंजन है बच्चों ट्रेन का, इसके पीछे 5 वैगन लगे हुए हैं, 5 डिब्बे, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। एक का वजन है 2000 kg, ये भी 2000, ये भी 2000, ये भी 2000 और ये भी 2000, और इंजन का जो वजन है वो है 8000। तो टोटल 5 वैगन का वेट कितना हो गया, यदि एक का 2000 है तो 5 का 2000 इंटू 5 यानी कि 10,000 kg, ठीक है। और इंजन का वेट है 8000 kg, तो टोटल वेट कितना हो गया ट्रेन का इंजन के साथ 10,000 प्लस 8000 यानी कि 18,000 kg। ओके, इंजन फोर्स लगाता है 14,000 kg का, कितने का फोर्स लगा रहा है 14,000 kg न्यूटन का, सॉरी, इतना फोर्स लगा रहा है ताकि वो इनको चला पाए। एंड ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ, और ट्रैक कितना फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन, ट्रैक में वजह से कोई फ्रिक्शन भी तो होगा, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है आगे की साइड, इंजन तो फोर्स लगा रहा है 40,000 kg का, 40,000 का, और फ्रिक्शन लगा रहा है पाँचों वैगन को और इंजन को मिला के जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना वो दे रखा है 5,000 kg। तो नेट आगे की डायरेक्शन में फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है एफ नेट, आगे का 40,000 में से 5,000 घटा दो तो ये आ जाएगा 35,000। ओके, एफ नेट इतना आ रहा है। देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन फोर्स, तो नेट एक्सेलरेशन फोर्स तो ये आ गया 30। अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए, एफ नेट तो दे रखा है 35,000, अपन ने निकाल लिया एफ नेट। एम कितना है मास मैंने बता दिया 18,000 kg, इंटू ए निकालना है, तो यहाँ से ये गया, ए कितना आ गया 35/80, और इसको कैलकुलेट करोगे प्यार से तो आ जाएगा ये 1.95 किलोवाट। आंसर 1.94। ओके, ये रहा 1.94 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल है जे मास, अच्छा एक ऑटोमोबाइल का जो मास है वो 1500 किलो है। वॉट मस्ट बी फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड द रोड इफ व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, ए कितना है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ओके, फोर्स कितना है इनके बीच में, फोर्स निकालने के लिए अपने को चाहिए एफ इक्वल टू एम ए मास
1500 ए माइनस 1.7, इससे फोर्स आ गया 2550 न्यूटन। नेगेटिव क्यों आया ये? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव था, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स ये तो है, उसी वजह से ऑटोमेटिक लेफ्ट पे आएगा। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एम मूविंग विद वेलोसिटी? तो मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू एम बी। बस डी ऑप्शन लगा दो, डी ऑप्शन लगा दिया ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 200 न्यूटन, वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? ओके, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है ये। यूनिफॉर्म मोशन में आपको इनर्शिया याद है, यदि कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यदि यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब रहेगा? जब उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा तब। तो यदि इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट लगना चाहिए, यानी कि 200 न्यूटन का ही होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तभी तो ये, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। यानी कि बैलेंस फोर्स लग रहा है तो 200 न्यूटन का आगे फोर्स लग रहा है तो 200 न्यूटन का पीछे फोर्स भी लगेगा। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास इतना आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सेम स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। ये 1.5 kg इधर और ये 1.5 kg इधर। वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज इतना, ईच ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। बिफोर द कॉलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। अच्छा, सेम स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। और वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज इतनी बिफोर द कॉलिजन ड्यूरिंग दे स्टिक टुगेदर। ठीक है, व्हाट विल द कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक की वेलोसिटी यदि v1 इतनी है, u1 है, ओके ओके, यदि u1 मान लेते हैं अपन। अरे यार u1 चलना बंद कर दिया इसने तो, हाँ चल रहा है। u1 है 2.5, तो u2 कितनी हो जाएगी? बताओ बताओ, एक प्लस है तो एक माइनस टोटल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2 बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी है ये। तो m1 कितना है? 1.5, हर एक का मास 1.5 है ना, तो ये 2.5, दूसरे का m2u2 निकालना है ना, तो ये प्लस 1.5 और ये डायरेक्शन है माइनस 2.5। अब m2 प्लस, अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है बच्चों अपने को। तो ये m मास तो दोनों का अलग अलग है, पर वेलोसिटी कंबाइंड, यदि ये कंबाइंड हो जाएंगे तो इसके बाद तो v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा ना, वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। तो m1 प्लस m2 इंटू वी कर दो, और m 2.5 है, इधर कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, दोनों सेम है तो 0 इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 इंटू वी। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ओके, तो कॉलिजन के बाद ये चलेंगे नहीं, रुक जाएंगे, वेलोसिटी 0 हो गई। 21. According to third law of motion, when we push of an object pushes back on us with equal and opposite force. If object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justify this by answering that two opposite and equal force cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. अच्छा, ऐसे बोल रही है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, ट्रक को एक पुश दिया पर ये मूव नहीं कर रहा। तो बताओ यहाँ पे कौन सा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से मूव नहीं कर रहा। सिंपल बात, ये यहाँ पे पार्क किया हुआ है तो इसके व्हील के और
इस सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है फ्रिक्शन। यदि इसको आगे धक्का देंगे तो पीछे की साइड फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही होगी जितना ये फोर्स लगा रहा है। ऐसा क्यों? मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था तभी बताया था कि फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। जब तक इसकी मैक्सिमम लिमिट तक फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक ये उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जितना ये, माना कि इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट थी 50 न्यूटन मान लो, तो जब तक इस पर 50 न्यूटन से कम फोर्स लगाएंगे, जैसे 5 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन 50 न्यूटन नहीं लगेगा पूरा, सिर्फ 5 न्यूटन ही लगेगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही लगेगा। यदि 10 न्यूटन लगाया तो 10 न्यूटन ही लगेगा। बट अब अपन ने लगा दिया इस डायरेक्शन में 51 न्यूटन, तो मैक्सिमम कितना लग सकता है? 50 न्यूटन ही लग सकता है, तो 50 न्यूटन ही लगेगा। अब क्या होगा, ये 1 न्यूटन का फोर्स इसमें राइट डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, हॉकी बॉल ऑफ मास ट्रेवलिंग एट ए इतने से इज स्ट्रक बाई हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। अच्छा, एक बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हॉकी स्टिक से जाके चिपक जाती है ताकि ओरिजिनल पाथ पे जाके दी वेलोसिटी, और ये कितनी वेलोसिटी से जा पाए ओरिजिनल पाथ पे 5 मीटर पर सेकेंड से। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम तो ईजी है, चेंज इन मोमेंटम निकालना तो बहुत ईजी है बच्चे। कैसे चेंज इन मोमेंटम निकालना कैसे ईजी है? क्योंकि इसमें मास दे रखा है, यू दे रखा है, वी भी दे रखा है, बट वी नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओरिजिनल पाथ पे जाना है ना इसको। देखो एक मैं बताता हूँ, ये हॉकी है, इधर से बॉल आई कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया पॉजिटिव। आप चाहो तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान सकते हो, तो ये नेगेटिव हो जाएगी फिर। पर चलो, ये इनिशियल वेलोसिटी वाली डायरेक्शन को मैंने इधर पॉजिटिव मान लिया, तो हॉकी स्टिक से टकराई, फिर इसके बाद इतनी वेलोसिटी से निकली कितनी से? 5 मीटर पर सेकेंड से। यदि आपने इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आ गया। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम यानी कि m2u2 माइनस m1 u1, नहीं इसको ऐसे लिखो mv माइनस mu। मास तो सेम ही है, सेम बॉल है, और मास है कितना? 200 ग्राम। फाइनल वेलोसिटी कितनी? -5 माइनस इनिशियल मास कितना है? 200 ग्राम ही है, बट वेलोसिटी 10। तो यहाँ से यदि आप निकालोगे 1000, ये 2000, तो चेंज इन मोमेंटम माइनस 3000 आ जाएगा ग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, चेंज इन मोमेंटम इतना। ए ब्लड ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी इतना, स्ट्राइक है। अच्छा, ये बटन ब्लॉक है, यहाँ से एक ब्लड फायर करी और ये ब्लड इसके अंदर गई और धीरे धीरे कितनी, इतने सेकंड में 0.03 सेकंड में जाके रुक गई। ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू कितनी है? 150 मीटर पर सेकंड। मास कितना है? 10 ग्राम। कितने टाइम के बाद रेस्ट पे आ गई? टाइम लगा 0.03 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लड इनटू द ब्लॉक, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बटन ब्लॉक ऑन द ब्लड। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं कि बताओ कितनी डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट पे आई होगी। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। पर अपने पास ए है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपने पास u है, ओके, तो a निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। बताओ, u दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि रेस्ट पे आ गई ना, वो बता रहे ना, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट पे आ गई लास्ट पर, ये 0 हो गई। u भी दे रखा है 150 प्लस a निकालना है t 0.03, यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे 150 अपॉइंट 0.03 यानी कि 500, नेगेटिव में आएगा नहीं क्योंकि इधर जा रहे हैं तो -500 मीटर पर सेकेंड। तो ये a की वैल्यू आ गई, यहाँ से s निकालना है, s इक्वल टू u पता है 150, t पता है 0.03, हाफ a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है -500, t कितना है, कितने टाइम में 0.03। तो यहाँ से s की वैल्यू आएगी, मतलब कितने टाइम पे कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो रुकने से पहले।
ये सारी वैल्यू यदि तुम पुट कर दोगे तो यहाँ से एस की वैल्यू जो आएगी वो 2.25 मीटर इसको सॉल्व करने पे आएगी। ओके, एस की वैल्यू आप थर्ड वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि यहाँ पे u दे रखा है, v दे रखा है, v तो जीरो हो जाएगा फाइनल, u 150 है तो जीरो स्क्वायर इक्वल टू 150 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आएगी अपने पास -500, और एस निकाल सकते हो यहाँ से भी, एस की वैल्यू सेम आएगी 2.25 मीटर। अब फोर्स निकालना है तो एफ इक्वल टू एम ही होता है। मास दे रखा है कितना 10, मास 10 दे रखा है ना, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम का मतलब हो गया 10 ग्राम मतलब 3.01 kg, तो मास है 0.01 और एक्सलेशन दे रखा है, एक्सलेशन कितना है अभी अभी तो निकाला है बच्चों, -5000, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 500 नहीं 5000 आएगा, सॉरी 5000, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से, और ये स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब ये क्या हुआ, यहाँ से बुलेट आई उसका इसमें गई और ये फिर दोनों साथ साथ में मूव करने लगे, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम, यदि यदि पहले कितना मोमेंटम था वो कैलकुलेट करो और बाद में कितना मोमेंट हो गया वो कैलकुलेट करो, आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों कंबाइंड हो गए तो कितना मोमेंट हो गया वो भी कैलकुलेट करो। अच्छा जी, इनिशियल मोमेंट निकालते हैं पहले, इनिशियल मोमेंट m1u1 प्लस m2u2, यही होगा इनिशियल मोमेंट, कितना मास है 1, u1 कितना है 10, ओके, m2 कितना है 5 इसका, और इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी 0, तो इनिशियल मोमेंट तो आ गया 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब क्या हुआ, ये गोली गई अंदर और ये धंस गई इसमें, तो इसकी वेलोसिटी कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बता, इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट लगाना पड़ेगा, m1v1 प्लस m2v2। अब देखो ये वाला तो अभी देखा था अपन ने 1 × 10 प्लस m2 × 0, कितना 0 है ये तो, क्योंकि इनिशियली ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, अब फाइनली ये दोनों जुड़ गए तो कंबाइंड वेलोसिटी कुछ होगी, तो कंबाइंड वेलोसिटी तो सेम होगी, यानी कि v1 = v2 है यहाँ पर, क्योंकि कंबाइंड वेलोसिटी तो सेम ही होगी ना, उसको v मान लेता हूँ मैं, तो v को मैं बाहर ले लेता हूँ, m1 + m2, m1 कितना है, m1 कितना है 1 kg और m2 कितना है 5 kg, तो यहाँ से यदि मैं v निकालना चाहूँ तो 10/6 ये फाइनल वेलोसिटी होगी कंबाइंड सिस्टम की, तो कंबाइंड सिस्टम की ये वेलोसिटी, तो ये तो वेलोसिटी आ गई, फाइनल मोमेंटम पूछा है तो फाइनल मोमेंटम कितना था m1v1 प्लस m2v2, और वेलोसिटी तो पता ही है, v तो बाहर आएगा, दोनों की वेलोसिटी सेम है, और m1 + m2 यानी कि 1 + 5 यानी कि 6, तो फाइनल मोमेंटम 10, फाइनल मोमेंटम 10, इनिशियल मोमेंटम 10, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी, फाइनल और इनिशियल, यदि एक बार इनिशियल आ गया तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो सेम ही रहेगा, क्यों, मोमेंटम रहता है कंजर्व, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल भी होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ इतने kg इज एक्सेलेटेड यूनिफॉर्म फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 2 इन इतने सेकंड, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, इनिशियल निकालो या फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा। ओके, तो एफ निकालते हैं पहले, मज़ा तब आएगा, एफ = m v - u/t, फॉर्मूला याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, एम दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो यहाँ से यदि तुम निकालना चाहो 50 न्यूटन फोर्स आ गया। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, तो मोमेंटम निकालना है तो P = होता है m × v, m1u1, यदि पहले कितना मास था 100, वेलोसिटी कितनी थी 5, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मोमेंटम निकाल सकते हो
ये मोमेंटम कंजर्व वाला नहीं है, इसमें मोमेंटम अलग है ना, वेलोसिटी चेंज हो गई। यहाँ से 500 आया और फाइनल मोमेंटम P2 m इंटू वी, एम तो सेम है, वेलोसिटी 8 हो गई तो 800। तो ये तो मोमेंटम हो गई kg मीटर पर सेकंड में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बल, एक डम्बल है, डम्बल तो जानती हो तुम, जिम में आखिर 10 kg इसका मास है, ये कितना मोमेंट ट्रांसफ़र करेगा यदि ये इतनी हाइट से नीचे गिर गिर जाता है तो 80 सेंटीमीटर हाइट से नीचे। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सीलेशन, इसका डाउनवर्ड एक्सीलेशन जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, मोमेंटम विल बी डम्सन, अच्छा ये कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, तो मोमेंटम ट्रांसफ़र करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं बच्चों, एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी लगा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अपने को पहले इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, गिर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और ये धरती से टकराने वाला होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी निकालनी है अपने को। तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, एच दे रखा है, एच है ना, ये एच 80 kg 80 सेंटीमीटर, तो इसको एस इक्वल टू 0.8 मीटर भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गए, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ मैं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ ताकि मुझे वी की वैल्यू मिल जाए। तो इसमें टाइम की तो कोई चर्चा नहीं करेगी बच्चों, तो टाइम नहीं है अपने पास, यानी कि टाइम नहीं और एस है, तो यानी कि थर्ड इक्वेशन ही लगानी पड़ेगी। यू कितना है 0, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है, ए तो दे रखा है इसने 10। अच्छा, ए की वैल्यू नेगेटिव लेंगे ना, नीचे की डायरेक्शन है, नीचे जा रहा है, नीचे एक्सेलेरेशन लग रहा है, एस भी नेगेटिव होगा क्योंकि वो भी नीचे की डायरेक्शन 0.8। तो यहाँ से वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, वी स्क्वायर की वैल्यू होगी, स्क्वायर की वैल्यू होगी 16, तो वी की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, वी आ गया। यदि वी की वैल्यू आ गई अपने पास और यू की वैल्यू, और यू की वैल्यू बच्चों 0 है, एफ इक्वल टू एम, मास कितना है 10, वी की वैल्यू है अपने पास 4 माइनस यू की वैल्यू 0 अपॉन टी कितना है, टी 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 वी माइनस यू अपॉन टी है ना, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से टी भी निकाल सकते हैं, तो अपन टाइम कितना लगा होगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी पता है 4, यू पता है 0, ए पता है 10, टी कितना लगा होगा, टी इक्वल टू 4/10, 0.4, यहाँ पर 0.4 रख दो, तो ये कैलकुलेट करोगे इसको 10 इंटू 0.4, तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ये, यदि नीचे गिरेगा तो फ्लोर पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक है बच्चों, एनी डाउट, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा। मोमेंटम ट्रांसफर बोला इसने, फोर्स नहीं बोला है, तो मोमेंटम कैसे ट्रांसफ़र निकालते हैं, मोमेंटम ट्रांसफ़र निकालते हैं एम बी, पी इक्वल टू एम बी होता है ना, ट्रांसफ़र निकालना है तो मास दे रखा है 10, और वी कितनी आई थी इसकी वेलोसिटी 4, तो यहाँ से मोमेंटम आएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम ट्रांसफ़र। समझ में आया, मोमेंटम ट्रांसफ़र पूछा है बच्चों, एक बार याद रखो, मोमेंटम ट्रांसफ़र पूछा है ना कि फोर्स पूछा है। चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा तो भी इतना ही होगा, क्यों, चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डेल्टा पी यदि निकालना होगा तो P2 माइनस P1। तो एक बार टकराने के बाद तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जैसे ही इनिशियल वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, जब ये टकराने वाला था उस टाइम अब इनिशियल वेलोसिटी होगी वो अपनी इस v के बराबर होगी, जो अपन ने फाइनल वेलोसिटी यहाँ से निकाली थी ना, तो टकराने के टाइम पे जो वेलोसिटी होगी मोमेंटम चेंज में उसको इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टकराने से टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी, टकराने टाइम पे 4 थी, ओके, और फाइनली कितनी हो जाएगी 0, यानी कि m इंटू वी माइनस एम इंटू यू, मास कितना है 10, और फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगी 0 टकराने के बाद, और इनिशियल मतलब टकराने से जस्ट पहले, तो -40 चेंज आ जाएगा मोमेंटम में, -40 kg मीटर पर सेकेंड इतना चेंज आ जाएगा।
ये देखो 2% मैनेज टू पुश ए मोटर कार ऑफ इतने kg एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए लेवल रोड। 2% है वो एक मोटर कार को जिसका वेट नहीं मास 1200 kg है, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुश कर रहे हैं। सेम मोटर कार को 3% इतने एक्सेलेरेशन से पुश कर सकते हैं, सेम मोटर कार को जिसका मास कितना दे रखा है 1200 kg और जिसका एक्सेलेरेशन दे रखा है 0.2। ईच पर्सन कितने फोर्स से ईच पर्सन उसको पुश कर रहा होगा मोटर कार को, यदि ये तीनों सेम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं तो टोटल फोर्स यदि इसको निकालना होगा तो टोटल फोर्स निकालने के लिए एफ इक्वल टू एम ए लगा सकते हो क्या, एफ इक्वल टू एम ए लग सकता है ना यहाँ पे। तो फोर्स कितना है, मास दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, तो इसमें जो आएगा 240 न्यूटन आएगा। फोर्स अप्लाइड बाई थर्ड पर्सन ऑन द कार इज 240 न्यूटन। सिंस ऑल तीनों पर्सन उसको सेम मस्कुलर एफर्ट से पुश कर रहे हैं, इसीलिए हर पर्सन कितना फोर्स लगाएगा 240 न्यूटन लगाएगा। ओके समझ में आ रहा है। एक हैमर है, इतना ग्राम इसका मास है, इतनी वेलोसिटी है, एक नेल को स्ट्राइक करता है, ये नेल है, इसको स्ट्राइक कर रहा है एक हैमर, ने स्ट्राइक किया और द नेल स्टॉप द हैमर इन वेरी शॉर्ट। नेल इसको कितने टाइम में स्टॉप कर देती है, इतने टाइम पर। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, जितना हैमर नेल पे फोर्स लगाएगा जितना ही नेल हैमर पे फोर्स लगाएगी, क्योंकि नेल और हैमर दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, तो नेल और हैमर ने कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए, मास पता है, v पता है और क्या पता है, टाइम पीरियड पता है। f निकालना है तो f क्या होता है ma। एक्सेलरेशन निकालना है, मास तो पता ही है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले तो मास को निकलो केजी में, तो 0.5 kg हो जाएगा ये। ओके, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों होगी 0, क्योंकि हैमर रुक जाता है ना। और इनिशियल कितनी वेलोसिटी जा रहा है 50, 0 इक्वल टू 50 प्लस ए टी 0.01, ए की वैल्यू आएगी 5000। मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करो और फोर्स बता दो फटाफट से, बिना सोचे बिना समझे बता दो। 0.5 इंटू 5000 हो जाएगा 25 का निशान। नेक्स्ट, ये मोटर कार है, स्ट्रेट लाइन से मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू, अच्छा u1 दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18 का, यहाँ से आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। u2 कितना है 18, 5/18 तो ये 5 मीटर पर सेकंड। t कितना है 4 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ओके, एंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए डेल्टा p इक्वल टू P2 माइनस P1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना m इंटू वी, मास तो सेम ही रहेगा, और वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनल 5 माइनस मास तो यही है और इनिशियल वेलोसिटी ये थी। दोनों को यदि कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा -24,000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब निकालना है आपको फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा पी अपॉन टी। सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं फॉर्मूला, तो अब पढ़ा रहा हूँ ना। एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम था ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये तो बताया था, ये भी नहीं बताया, ये तो बताया था, ये तो बताया था। तो एफ इक्वल टू एम वी, एम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एम यू अपॉन टी, यही तो हो गया। तो यहाँ से एफ इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन टी, तो एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी तो हो गया। तो अपन ने डेल्टा पी तो निकाल लिया, चेंज इन मोमेंटम भी निकाला है ना, ये आ गया -24,000।
चेंज इन मोमेंटम, और टाइम कितना लगा इसमें 4 सेकेंड, तो एफ कितना आएगा माइनस कितना न्यूटन आ गया, फोर्स तो आ गया। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। v पता है 1 5 और u पता है 25, t पता है 4, यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा -5 पर सेकंड स्क्वायर। ये भी पता है, वो भी पता है, सब पता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ये क्वेश्चन अच्छा, जो तुम बताओगे कि सर ये क्वेश्चन वापस समझाओ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनेगा कि मैं तुम्हें वापस समझाऊँ, बट तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनेगा कि तुम्हें पूछना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कौन सा क्वेश्चन मैं तुम्हें वापस समझाऊँ, वो मैं वापस समझाऊँगा। बाकी लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछने के लिए हमेशा आप तत्पर रहें। थैंक यू, बाय।